जहां दुनिया भर की बड़ी कंपनीज महंगे दामों में नेटवर्क प्रोवाइड कर रही थी, वहीं एक ऐसी कंपनी भी थी जिसने इनोवेशन के मैदान में वो कर दिखाया जो दुनिया के बड़े बड़े टेक जाइंट्स भी न कर सके। इसने उन रूरल एरियाज़ तक इंटरनेट पहुंचाया जहां लोग टेक्नोलॉजी के सपने भी नहीं देखते थे, डेवलपिंग नेशन के लिए अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी बनाई और दुनिया का पहला एडवांस 5G इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी किया। जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं हुआवे की। हुआवे के बिना आज शायद हमारा कनेक्टेड वर्ल्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता, मगर इसके पीछे एक ऐसी कहानी छुपी है जो आपको हिला के रख देगी। कैसे एक इतनी प्रॉमिसिंग कंपनी अपने ही यूज़र्स के डाटा को चाइनीज़ गवर्नमेंट तक पहुंचाने का जरिया बन गई। स्पाइंग, हैकिंग और ह्यूमन राइट वायलेशन जैसे अनगिनत आरोपों के साथ इसका नाम जुड़ने लगा। हुआवे की टेक्नोलॉजी एक तरफ तो वर्ल्ड चेंजिंग है, लेकिन दूसरी तरफ उनके एक्शन दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन रहे हैं। इस कंपनी के साथ जुड़ा हर एक स्टेप बस मिस्ट्री है। क्या हुआवे सच में एक टेक जीनियस है या वो एक थ्रेट है जिसे हम नज़रअंदाज कर रहे हैं? चलिए जानते हैं हुआवे की पूरी कहानी आज की इस वीडियो में। रेन ज़ैंगफी का जन्म 25 अक्टूबर 1944 में चाइना के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके माँ बाप स्कूल टीचर थे, जिनकी मुलाकात 1940 में स्कूल में ही हुई थी। रेन का बचपन गरीबी और संघर्षों में गुजरा था। रेन के दादा के गुजर जाने की वजह से रेन के पापा भी अपनी ग्रेजुएशन पूरी न कर सके। उस ज़माने में टीचर्स की सैलरी और लाइफस्टाइल इतनी खास नहीं होती थी कि वो अपने बच्चों को बहुत अच्छी ज़िंदगी दे पाएँ। ये वक्त और भी बुरा इसलिए साबित हुआ क्योंकि ये दौर था विश्व युद्ध का। इस वक्त जापान ने चाइना पे हमला भी कर दिया था, जिसकी वजह से रेन के पापा साउथ माइग्रेट कर गए और नेशनलिस्ट गवर्नमेंट की एक मिलिट्री फैक्ट्री में अकाउंट्स क्लर्क बन गए। 1945 तक जापान में यूएस द्वारा एटॉमिक बम ड्रॉप करने के बाद जापान की हार हुई, लेकिन चाइना भी तब तक इस जापानी इन्वेजन के चलते तबाह हो चुका था। चाइना की हालत बद से बदतर हो चुकी थी। इकोनॉमिक क्राइसिस, फूड शॉर्टेज और रिसोर्सेज ब्रेकडाउन से घिरा चाइना लगभग तबाह हो चुका था, जिसकी झलक हमें रेन के बचपन में भी देखने को मिली। रेन ने अपने प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल के साल एक माउंटेन विलेज में गुजारे। स्कूल के दिनों में रेन थोड़े रिजर्व्ड और अनसोशलेबल थे। कम्युनिस्ट यूथ लीग ने उन्हें ज्वाइन करने से मना कर दिया क्योंकि उनका कलेक्टिव स्पिरिट डेवलप नहीं था। हाई स्कूल के दिनों में वो गरीबी के कारण सिर्फ एक पतला सा कोट पहनते थे। 1960 में जब वो अपने हाई स्कूल के 3rd ईयर में थे, गोइजू में एक भयंकर भुखमरी आई। रेन की फैमिली के पास कुछ खाने को नहीं था। तभी उन्होंने अपने घर में एक स्ट्रिक्ट फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इम्प्लीमेंट किया। भूख से निपटने के लिए रेन पहाड़ों में जंगली फल तोड़ने आते थे। उन्हें कितनी भी भूख लगी हो, फिर भी वो अपने परिवार के राशन को कभी नहीं छूते थे। इसी वजह से उनके भाई बहनों में से कोई भी भूख से नहीं मरा, जहाँ दूसरी तरफ 3 से 4 करोड़ लोग इसी भुखमरी में मारे गए थे। कॉलेज एग्ज़ाम के नज़दीक उनकी माँ उन्हें हर सुबह एक पैनकेक बना के देती थी, जो रेन के हिसाब से उनकी फ्यूचर सक्सेस का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था। 1963 में रेन 19 साल के थे जब उन्हें चॉन्किंग इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग में एडमिशन मिला। उनकी माँ ने उनके लिए 2 वाइट शर्ट और एक बेडशीट बनाई थी, जो उन्होंने अपने कॉलेज के 4 सालों में इस्तेमाल की। 1966 में कल्चरल रिवोल्यूशन के दौरान माओ ज़ेडोंग की पॉलिसीज़ के चलते उनके फादर को उनके पास्ट के चलते क्रिटिसाइज़ किया गया, जिसने उन्हें डिप्रेस्ड और नाउम्मीद कर दिया। वो इस हद तक डिप्रेस्ड हो गए थे कि उन्होंने आत्महत्या करने की सोच ली थी, मगर उन्होंने रेन को इनकरेज किया कि वो नॉलेज और एजुकेशन हासिल करता रहे, जिससे वो अपने भाई बहनों की मदद कर सके। रेन को एक बार रेड गार्ड्स के सवालों का सामना करना पड़ा और उन्होंने अपने फादर का प्रोफेशन टीचर बताया, जिसके कारण उन्हें ट्रेन से उतार दिया गया और उन्हें घर तक पैदल चल के जाना पड़ा। रेन ने अपने पापा की बातों को अहमियत देते हुए खुद से कंप्यूटर्स, डिजिटल टेक्नोलॉजी, फिलॉसफी और 3 फॉरेन लैंग्वेज सीखी। एक बार रेन ने एक मोटिवेशनल खत लिख के अपने पापा को भेजा, जिससे उनके फादर ने सुसाइड का ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल दिया। 1968 में कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए एक पॉलिसीज़ के चलते रेन ने आर्मी ज्वाइन की। 1970 में उन्हें एक एयरक्राफ्ट फैक्ट्री प्रोजेक्ट में असाइन किया गया। 1974 में उन्होंने लियाओयान पेट्रोकेमिकल फाइबर जनरल फैक्ट्री को स्टैब्लिश किया और आर्मी के टेक्निकल टीम के साथ ऑटोमेशन प्रोजेक्ट पर काम किया। वहीं उन्होंने माओ ज़ेडोंग की फिलॉसफीज़ को डीपली स्टडी किया और कई अवार्ड भी जीते। 1978 में वो नेशनल साइंस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गए, जहां उन्हें चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी में ज्वाइन करने का मौका मिला, लेकिन उनका चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबरशिप उनके पेरेंट्स के बैकग्राउंड की वजह से हमेशा डिले होते रहा और रिटायरमेंट के करीब उन्हें फाइनली एक्सेप्ट किया गया। 1982 में जब चाइनीज़ आर्मी ने अपने ऑपरेशन रिड्यूस किए, रेन शैनज़ेन शिफ्ट हो गए और साउथर्न ऑयल ग्रुप में काम शुरू किया। ब्यूरोक्रेसी से फ्रस्ट्रेट होकर उन्होंने रिसाइन कर दिया और 1983 में
एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी की डिप्टी जनरल मैनेजर की पोजीशन ली, लेकिन एक बिजनेसमैन के फ्रॉड के चलते उन्होंने अपनी जॉब और इन्वेस्टमेंट दोनों खो दिया। इसी वक्त उनका अपनी वाइफ से डाइवोर्स भी हो गया और वो एक छोटी सी जगह रेंट पे लेके अपने पेरेंट्स और भांजों के साथ रहने लगी। इसी बीच जहाँ एक तरफ वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ चाइनीज गवर्नमेंट अपने देश की पिछड़े हुए टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने की कोशिश में लगी थी। टेलीकॉम नेटवर्क का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है टेलीफोन एक्सचेंज स्विचेस। ये टेलीफोन एक्सचेंज स्विचेस, जिसको हम PBX भी कहते हैं, एक ऐसा डिवाइस है जो टेलीफोन्स लाइन को कनेक्ट करता है, यानी जितनी भी कॉल्स है वो इससे होकर जाती है। जैसे किसी बिल्डिंग में 100 लोग रहते हैं, सबके पार्सल या लेटर्स वॉचमैन के थ्रू जाते हैं, वैसे ही ये PBX टेलीफोन का वॉचमैन है। इसकी वजह से कॉल्स ऑटोमेटिकली और एफिशिएंटली कनेक्ट होती है। तो चलिए अपनी कहानी में वापस आते हैं। तो लेट 1980s में कई चाइनीज़ रिसर्च ग्रुप ने इस PBX टेक्नोलॉजी को एक्वायर और डेवलप करने का प्रयास किया, आमतौर में फॉरेन कंपनीज़ के साथ जॉइंट वेंचर के ज़रिए। वहीं जब ये खबर रेन को मिली तो उन्हें एक नई डायरेक्शन मिली इस फील्ड में अपनी नॉलेज और एजुकेशन को लगाने की, और 1987 में उन्होंने शेंज़ेन शहर में हुआवे की स्थापना की। उस वक्त रेन ने 5 इन्वेस्टर के साथ मिलकर लगभग 21,000 युआन इस कंपनी में लगाए, जिसमें हर एक ने 3500 युआन इन्वेस्ट किए थे। मगर धीरे धीरे ये पांचों इन्वेस्टर अपने पैसे लेकर कंपनी से अलग हो गए। वहीं रेन अपनी टीम के साथ इस कंपनी में लगे रहे, क्योंकि उनके परिवार के हालात और उनके ख्वाब उनकी उम्मीदों को बढ़ावा दे रहे थे, और इसका फ़ायदा उन्हें जल्द ही देखने को मिल गया जब चाइनीज़ गवर्नमेंट ने उनकी कंपनी को लगभग $46 बिलियन का लोन और दूसरी मदद दी। साथ ही $25 बिलियन का टैक्स भी माफ़ कर दिया, क्योंकि गवर्नमेंट को रेन और हुआवे की विजन में वो पावर दिख रही थी जो फॉरेन कंपनीज जैसे क्वालकॉम और सैमसंग से टकरा सके। रेन ने लोकल रिसर्चर्स के साथ मिलकर फॉरेन टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियर करने का सोचा। रेन का एम था एक घरेलू टेलीकॉम कंपनी बनाना जो फॉरेन कॉम्पिटिटर्स को टक्कर दे सके और आखिरकार उन्हें रिप्लेस कर सके। अपने पहले कुछ सालों तक हुआवे का बिजनेस मॉडल मेनली हांगकांग से इंपोर्टेड PBX को रीसेल करना था। इसके साथ ही कंपनी इंपोर्टेड स्विचेस को रिवर्स इंजीनियर कर रही थी और अपनी टेक्नोलॉजी बनाने के लिए हैवी इन्वेस्टमेंट कर रही थी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। 1990 में कंपनी के पास लगभग 600 R&D स्टाफ थे और हुआवे ने उनकी मदद से खुद की PBX स्विचेस बना ली थी जो होटल्स और छोटे एंटरप्राइजेस को टारगेट कर रही थी। मगर कंपनी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए रेन ने चाइना की रूरल एरियाज़ को टारगेट किया, जहाँ का कम्युनिकेशन काफ़ी वीक था, और ये एक बड़ी समस्या थी जो लोगों की ज़िंदगी और काम को प्रभावित कर रही थी। हुआवे का प्रोडक्ट इन्हीं प्रॉब्लम का अफोर्डेबल सोल्यूशन था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि सफ़र आसान था। हुआवे को अपने इनिशियल फेज में बड़े यूरोपियन और अमेरिकन ब्रांड्स का सामना करना पड़ा। उस समय बड़ी कंपनीज जैसे एल्काटेल और सीमेंस चाइना की अर्बन और डेवलप्ड मार्केट में अपना राज बनाई थी। वहीं रेन के पास यूनिक अप्रोच था। उन्होंने अपने अफोर्डेबल और गुड क्वालिटी प्रोडक्ट को स्पेसिफिकली चाइना की रूरल और टाउन एरियाज़ के लिए कस्टमाइज़ किया, जहाँ बड़े ब्रांड्स का फोकस नहीं था। हुआवे ने अपने एम्प्लॉयज़ को एक यूनिक कॉर्पोरेट कल्चर में ट्रेन करना शुरू किया, जहाँ डिसिप्लिन, कमिटमेंट और लर्निंग में फोकस था, और कंपनी की इस लीडरशिप स्टाइल ने उन्हें एक फाइटिंग स्पिरिट दी जिससे वो बड़े ब्रांड्स के सामने टिक पाए। अब हुआवे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट पर भी फोकस करने लगा, और 1993 में उन्हें एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिला जब उन्होंने C&CO8 डिजिटल टेलीफोन एक्सचेंज सिस्टम लॉन्च किया। ये सिस्टम इतना पावरफुल और फ्लेक्सिबल था कि ये रूरल एरियाज़ के साथ साथ अर्बन मार्केट्स के लिए भी सूटेबल था। हुआवे का ये प्रोडक्ट उनकी पहली बड़ी सफलता बनी और इसने कंपनी को एक नए लेवल पर पहुंचाया। हुआवे ने चाइनीज़ मार्केट में अपने पैर जमाने के बाद अपना नेक्स्ट फोकस इंटरनेशनल एक्सपेंशन पर लगाया। हुआवे का अगला बड़ा टारगेट था ग्लोबल मार्केट्स, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट्स में कंपटीशन और भी ज़्यादा था। बड़े प्लेयर्स जैसे सिस्को, नोकिया और एरिक्सन ऑलरेडी डोमिनेट कर रहे थे। हुआवे को अपनी पहचान बनानी थी और इसके लिए उन्होंने अपनी R&D पे भरोसा किया। रेन अपने इनोवेशन के जरिए मार्केट में अपनी अलग जगह बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी R&D में पैसे पानी की तरह बहाए। 1997 तक हुआवे का R&D बजट चाइना की किसी भी टेलीकॉम कंपनी के बजट से ज़्यादा था। इसके ज़रिए हुआवे ने ऐसे प्रोडक्ट्स डेवलप किया जो न सिर्फ एडवांस थी बल्कि कॉस्ट इफेक्टिव भी थे। 1999 में हुआवे ने अपना पहला R&D सेंटर बेंगलोर, इंडिया में स्टैब्लिश किया, और ये उनके R&D जर्नी में एक बहुत ही सक्सेसफुल और स्ट्रेटेजिक मूव साबित हुआ, क्योंकि इंडिया के पास स्किल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस का एक बड़ा पूल था। यहाँ मैं स्टोरी से एक छोटा सा ब्रेक लेके एक रियलिटी चेक देना चाहूँगा। हमारे रिसोर्सेस और टैलेंट का फ़ायदा हमसे ज़्यादा दूसरों ने उठाया है। पहले मुगल आए और हमारी रिसोर्सेस और संस्कृति का इस्तेमाल अपने ग्रोथ के लिए किया। फिर अंग्रेज़ आए जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस और मैन पावर का एक्सप्लॉयटेशन करते रहे, और आज फॉरेन कंपनीज जैसे हुआवे, गूगल और कोका कोला हमारे स्किल्ड इंजीनियर्स और टैलेंट का अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम लोग इनसे कुछ सीख नहीं पाते, क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज़ रिलीजन, कास्ट, करप्शन और इलिटरेसी के बीच उलझ जाती है।
अगर हम अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल खुद के लिए नहीं करेंगे तो डेफिनेटली कोई और तो ज़रूर करेगा। जहां आज भी हमारा सवाल यही है कि क्या हमारे टैलेंट्स को फॉरेन कंपनीज द्वारा इस्तेमाल हमें इकोनॉमिक प्रॉफिट नहीं दे रहा, क्योंकि वहाँ का US डॉलर हमारे इंडिया आता है तो हमें एक इकोनॉमिक फ़ायदा मिलेगा। तो मैं कहूँगा जो हमारी स्किल्स यूज़ करके कंपनी इतनी कीमती इनोवेशन, टेक या आइडियाज़ डेवलप करती है, उससे हम इस्तेमाल करके अपना रुपये उनके अमेरिका भेजते हैं, वो भी कई गुना ज़्यादा डॉलर से जो हमारे यहाँ आता है। शायद चाइनीज़ ये बेहतर समझ गए थे, इसलिए लेट 1980s में जिनकी इकोनॉमी बांग्लादेश जैसी कंट्री से भी बदतर थी, आज वन ऑफ द लीडिंग इकोनॉमी है। तो चलिए कहानी में वापस आते हैं। इंडियन R&D सेंटर की सेटअप के बाद हुआवे के प्रोडक्ट्स काफ़ी फास्ट पेस पे डेवलप होने लगे और उन्होंने अपना फोकस डेवलपिंग नेशन पर शिफ्ट किया। वही सेम पुरानी स्ट्रैटेजी जो उन्होंने चाइना में अडॉप्ट की थी कि शहरों से पहले गाँव को टारगेट करो, उन्होंने डेवलप नेशन से ज़्यादा डेवलपिंग नेशन को टारगेट किया और अपने कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन से वहाँ काफ़ी पॉपुलर होने लगे। हुआवे ने अपना इनिशियल इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स अफ्रीका और साउथ अमेरिका के कंट्रीज़ में सिक्योर किया, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर करना एक स्ट्रगल था। उन्हें वेस्टर्न कंट्रीज से बड़ा कंपटीशन का सामना करना पड़ा था, जो हुआवे को एक लो कॉस्ट चाइनीज़ कंपनी समझते थे। लेकिन हुआवे ने अपने स्ट्रॉन्ग और पावरफुल R&D जैसे बेंगलोर R&D और चाइनीज़ R&D के दम पे रिलायबल और इनोवेटिव सॉल्यूशंस के जरिए कस्टमर्स का ट्रस्ट जीता। 2003 तक हुआवे ने अपनी स्मार्टफोन डिवीज़न पर काम शुरू कर दिया। ये वो वक्त था जब मोबाइल फ़ोन का क्रेज़ बढ़ता जा रहा था और हुआवे ने इसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा, लेकिन उनका इनिशियल फोकस मिड रेंज और लो कॉस्ट स्मार्टफोन पर था, जो डेवलपिंग नेशंस के कस्टमर्स के लिए डिज़ाइन किए गए थे। इतनी सक्सेस और नाम के बाद वेस्टर्न कंपनीज़ ने हुआवे पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट के एलिगेशंस लगाए। उन्हें एक्यूज़ किया गया कि उन्होंने कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट्स को रिवर्स इंजीनियर करके अपने सोल्यूशन बनाए। ये एलिगेशन हुआवे के लिए एक बड़ा झटका था और हुआवे तब और भी ज़्यादा गिर गया जब सिस्को, जो एक लीडिंग अमेरिकन नेटवर्किंग कंपनी थी, ने हुआवे के खिलाफ लॉसूट फाइल किया। सिस्को ने इल्ज़ाम लगाया कि हुआवे ने उनकी राउटर सॉफ्टवेयर और मैनुअल्स कॉपी किया है। ये पहली बार था जब हुआवे पे इतना गहरा आरोप लगा था। केस आउट ऑफ द कोर्ट तो सेटल हो गया और हुआवे ने अपने प्रोडक्ट्स को मॉडिफाई भी कर लिया, लेकिन ये कंट्रोवर्सी काफ़ी बढ़ गई थी और इसने कंपनी की इमेज को काफ़ी नुकसान भी पहुंचाया था। जैसे जैसे हुआवे इस कंट्रोवर्सी से बाहर निकल गई और ग्लोबल मार्केट में अपने कदम मजबूत करने लगी, वैसे वैसे सबकी नज़र उन पर टिकने लगी। US कांग्रेस ने 2007 में एक रिपोर्ट जारी की जिसमें हुआवे को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट कहा गया। इल्ज़ाम ये था कि हुआवे के इक्विपमेंट चाइनीज़ गवर्नमेंट के लिए स्पाइंग में यूज़ हो रहे हैं। ये हुआवे और US के बीच एक लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत थी। 2012 में एक और रिपोर्ट US हाउस इंटेलिजेंस कमेटी की तरफ से आई, जिसमें अमेरिकन कंपनीज को वार्न किया गया कि वो हुआवे और ZTE के साथ बिजनेस ना करें। इसका कारण वही जासूसी का डर बताया गया। हुआवे ने बार बार ये एलिगेशंस डिनाई किए और कहा कि वो एक प्राइवेट कंपनी है जिसका गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद हुआवे को US के बड़े टेलीकॉम प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया गया। ये हुआवे के लिए बड़ा नुकसान था और उन्हें अपना फोकस दूसरी मार्केट्स में शिफ्ट करना पड़ा। कंडीशंस तब और भी बद से बदतर हो गई जब 2014 में T-Mobile ने हुआवे के खिलाफ लॉसूट फाइल किया। इल्ज़ाम था कि हुआवे के एम्प्लॉयज़ ने T-Mobile के फ़ोन टेस्टिंग रोबोट टैपी के ट्रेड सीक्रेट चुरा लिए। T-Mobile ने क्लेम किया कि हुआवे के एम्प्लॉयज़ ने न सिर्फ टैपी के फोटोज और मेजरमेंट लिए, बल्कि रोबोट के कुछ पार्ट्स चुरा कर लैब से निकालने की कोशिश भी की। ये केस कोर्ट तक पहुंचा और 2017 में अमेरिकन जूरी ने हुआवे को T-Mobile के ट्रेड सीक्रेट्स को चुराने के इल्ज़ाम में दोषी पाया। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा कि हुआवे के एक्शंस विलफुल और मैलिशियस नहीं थे। इस वजह से सज़ा उतनी बड़ी नहीं मिली, लेकिन ग्लोबल लेवल पे ब्रांड की इमेज को काफ़ी नुकसान पहुंचा। इसके बावजूद 2015 में हुआवे ने 5G टेक्नोलॉजी में कई बड़ी कंपनीज़ के साथ मिलकर अपना ग्लोबल लीडरशिप का स्टेटस एस्टेब्लिश किया। 5G टेक्नोलॉजी दुनिया को रेवोल्यूशनाइज करने वाली थी और हुआवे इस रेस का लीडर बन गया, लेकिन US तो हुआवे के पीछे जैसे हाथ धोकर पड़ गया था। ये वो वक्त था जब चाइना ग्लोबल इकोनॉमिक लीडर बनने की दौड़ में सबसे आगे था और US चाइना ट्रेड वॉर अपने पीक पे था। तो क्या US अपने और चाइना के बीच इस ट्रेड वॉर का बदला हुआवे और ZTE जैसी चाइनीज़ कंपनी पे निकाल रहा था? ये ऐसा सवाल है इस पे दोनों तरफ के पक्ष में बोलने वाले लाखों लोग हैं, मगर इसकी सच्चाई आज तक धुंधली है। US समेत कई वेस्टर्न नेशन ने क्लेम किया कि हुआवे की 5G इक्विपमेंट स्पाइंग के लिए यूज़ हो सकते हैं। ये आर्गुमेंट तब और भी स्ट्रॉन्ग हो गया जब 2018 में हुआवे की CFO मेंग वेंजो को कनाडा में अरेस्ट किया गया। उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने US सैंक्शन को बाईपास करने के लिए ईरान के साथ इल्लीगल डील्स की है। मेंग का अरेस्ट एक जियोपॉलिटिकल इशू बन गया, जिसमें चाइना ने इस अरेस्ट को पॉलिटिकली मोटिवेटेड कहा और जवाबी कार्रवाई में कैनेडियन सिटीजन्स को अरेस्ट किया। हुआवे के लिए ये कंट्रोवर्सी सिर्फ एक लीगल इशू नहीं थी, इसने उनकी ग्लोबल इमेज को भी इम्पैक्ट किया। कई देशों ने हुआवे के 5G इक्विपमेंट्स को बैन कर दिया और हुआवे पे एक पूरी एंटी चाइना नैरेटिव बिल्ड की गई। हुआवे ने अपने स्टैंड को डिफेंड करना जारी रखा, मगर हुआवे के लिए वक्त बहुत चैलेंजिंग था। बावजूद इसकी उन्होंने अपने ऑपरेशंस अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और साउथर्न अमेरिका में बढ़ाना शुरू किया, मगर US इतने में भी नहीं रुका। ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस के बाद उन्होंने हुआवे पे सेमीकंडक्टर चिप्स, जिसे हम प्रोसेसर भी कहते हैं,
उसकी सप्लाई पे भी बैन लगा दिया। हुआवे अपने स्मार्टफोन और 5G इक्विपमेंट के लिए US बेस्ड चिप मैन्युफैक्चरर्स जैसे क्वालकॉम और इंटेल पे डिपेंड करता था। इससे पूरी तरह उभरने से पहले ही अमेरिका ने अगला बड़ा झटका गूगल सर्विसेज से हुआवे को कट ऑफ करके दिया। अब लग रहा था जैसे कंपनी के ऊपर मुसीबतों के काले घने बादल मंडरा रहे हों, मगर टूटने की बजाय हुआवे और मजबूत हो गया। उसने अपनी सप्लाई चेन को कम्प्लीटली रीडिज़ाइन किया और लोकल चिप मैन्युफैक्चरर्स जैसे हाई सिलिकॉन को डेवलप किया। साथ साथ गूगल के एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम की जगह खुद का हार्मोनी OS लॉन्च किया और सेल्फ डिपेंडेंट बन गया। अमेरिका चाहता तो था हुआवे को तबाह करना, मगर जाने अनजाने उसने हुआवे को फुली लोकल सेल्फ मेड ब्रांड बना दिया। इसके बाद हुआवे ने नई एनर्जी के साथ फोकस किया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसे फील्ड में भी कूदा। उनके स्मार्टफोन्स में किरिन प्रोसेसर को यूज़ किया गया जो AI बेस्ड फीचर को एनहांस करता है, और इस मूव ने हुआवे को मार्केट में अलग खड़ा कर दिया। उन्होंने कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के नए एरियाज में एक्सपेंड किया जैसे स्मार्ट टीवीज, स्मार्ट वॉचेस और IoT प्रोडक्ट्स। हुआवे का विजन था एक कंप्लीट डिजिटल इकोसिस्टम बनाना जो कंज्यूमर्स की हर नीड को फुलफिल करे। 2021 के आसपास हुआवे ने ग्रीन टेक्नोलॉजी और रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन पर भी फोकस किया। उन्होंने सोलर एनर्जी सिस्टम्स और स्मार्ट ग्रिड्स डेवलप करने के लिए अपनी एक्सपर्टीज का यूज़ किया। ये एक ऐसा मूव था जो हुआवे की इमेज को एक रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल कॉर्पोरेशन के रूप में एस्टेब्लिश कर रहा था। जेन के विजन और हुआवे के रेजिलियंस ने कंपनी को टेलीकॉम और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स में एक ग्लोबल लीडर बनाया है। लेकिन फ्यूचर के चैलेंजेस अभी भी हुआवे के सामने हैं। जहां एक तरफ अमेरिका चाइना के आगे बढ़ने की जलन हुआवे पे निकाल रहा है, वहीं चाइनीज सरकार के पुराने रिकॉर्ड्स ये साबित करते हैं कि चाइना कोई दूध का दूल्हा नहीं है और वो अपनी कंपनीज का बहुत गलत इस्तेमाल करता हुआ आया है। जो भी हो, मगर इन दोनों देशों के ट्रेड वॉर के बीच पिस तो हुआवे ही रहा है। मगर ये कहानी उस स्ट्रगल और मेहनत की है जो रेन ज़ेंगफेई अपने बचपन से लेकर अब तक लड़ते आए हैं। साथ ही उन एम्प्लॉयज़ के डेडिकेशन की जिन्होंने अपने हर दिन की कड़ी मेहनत से हुआवे को इस मुकाम तक पहुंचाया है, और उस परिवार की जिन्होंने अपने स्ट्रगल के दौर में भी एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा। ये कहानी और भी खास इसलिए है क्योंकि दुनिया में कुछ ही गिनी चुनी कंपनीज हैं जो इतने संघर्ष और कठिनाइयों के बावजूद आगे निकलकर अपना खुद का मुकाम बनाती है। अगर आज दुनिया की बदलती तस्वीर को देखें तो एक बात तो साफ है कि हुआवे के बिना टेक्नोलॉजी की कहानी अधूरी रह जाती।